सीन हमें अकेडमी ले आता है जहां भारी बारिश हो रही है। जबकि शहर बारिश में भीगा हुआ है। नाइट्स बड़े दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं जब अचानक एक लाल बालों वाला लड़का जो बैजर निकलता है मदद मांगने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। घबराकर लाल बालों वाला लड़का मदद के लिए चिल्लाता है और नाइट्स के पास पहुंचता है। चेहरे पर डर के साथ बैजर उनसे अपने भाई को एक कनावार से बचाने की भीख मांगता है और दूसरी तरफ इशारा करता है जहां उसका भाई एक भेड़िया कनावार जो नौर है, रे का बुलाया हुआ जानवर द्वारा हमला किया जा रहा है। नाइट्स नौर को उसके भाई पर हमला करते देखकर डर जाते हैं। उनमें से एक बैजर को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जबकि वो किसी को उठाए हुए हैं और अपने साथी नाइट्स को सेंट्रीज को सूचित करने का आदेश देता है और उन्हें उस कनावार को रोकने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे घेर सकें। जैसे ही नाइट्स भेड़िया कनावारों से निपटने के लिए दौड़ते हैं, रे और दूसरी झाड़ियों में छिपे हुए नाइट्स के थोड़ा आगे जाने का इंतजार करते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए रे और जय पुल का दरवाजा खोलते हैं जब वो जंजीरों को खींच रहे होते हैं। इस दौरान वो सभी चुपके से दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं और हमारा लड़का जय को पुल को वापस खींचने और दरवाजे बंद करने का निर्देश देता है। उसे कहता है कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत उससे कांटेक्ट करे। जय अपने बॉस की हर बात पर हाँ में सिर हिलाता है, जबकि रे अंदर दूसरों के साथ शामिल हो जाता है और गैरी को ट्विंस को बुलाने का कारण समझ आता है जो नाइट्स को भटकाने के लिए था, जो आराम से पूरा हो गया। उसके बाद रे मॉली को रास्ता दिखाने के लिए कहता है और चलते हुए वो बताती है कि प्रवेश द्वार पहाड़ के नीचे है, जिसका मतलब है कि ये कुछ दूर है। सबको साथ रहने के लिए कहती है। जबकि बारिश हो रही है, मंक को लगता है कि ठंड बढ़ रही है और मार्था से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसका वो विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है। लेकिन डैन को समस्या लगती है और कहता है कि वो ठीक नहीं है। इन दोनों के साथ तीसरा पहिया बनकर थक गया हूँ। अचानक उनका रास्ता बर्फ जैसी चीज से रुक जाता है, लेकिन मार्था आने वाले खतरे को महसूस करती है जब वो अपना तीर निशाने पर लगाती है। कहती है कि बर्फ हिलती नहीं। ये बहुत सारे आइस गोलन्स लगते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और सलीवा चिल्लाती है कि उनके पास कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब जंगली खरगोश भी जंगल से बाहर निकल आते हैं और सलीवा उन्हें देखकर घिन महसूस करती है। आइस कोलम से लड़ते हुए रे सोचता है कि इन जंगलों में बहुत सारे कनावार हैं, लेकिन ये सोचना कि मौली अकेले उन सब से गुजरी, उसे संदेह होता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। जबकि डैन रैबिट से निपटता है और एक इंटरमीडिएट ग्रेड क्रिस्टल पाकर खुश होता है। कायल हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो इतना लकी कैसे हो गया, क्योंकि उसे दोनों कनावारों को मारने के बाद एक भी क्रिस्टल नहीं मिला। दूसरी तरफ हमारा लड़का गर्व से अपने ड्रैगन सिस्टम को देखता है और अनुमान लगाता है कि वो इंटरमीडिएट क्रिस्टल्स के लिए 79 पॉइंट्स पर है, जिसका मतलब है कि वो लेवल अप के करीब है। उसके बाद मौली सबको चलने के लिए कहती है अगर वो सब हो गए हैं। उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें सुबह से पहले वापस आना है। कुछ पल बाद वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जिससे एक अजीब सी ऑरा निकलती है। इस दौरान हमारा लड़का गुफा के अंदर से एक आवाज सुनता है और गैरी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। अंदर चलते हुए उनके कदमों की आवाज गूंजती है और मौली कहती है कि वो यहाँ है और आगे कहती है कि पिछली बार मैं यहीं तक पहुंची थी। उन्हें एक बड़े ऊंचे दरवाजे ने रोक दिया है और डैन हैरान है, सोचते हुए कि उन्होंने ये कब बनाया और क्या वो इसे खोलने में सक्षम है। रे को देखते हुए गैरी उस पर भरोसा करता है कि वो पिछली बार की तरह दरवाजा खोल देगा और हमारा लड़का अपना हाथ विशाल दरवाजे पर रखता है। जब ड्रैगन सिस्टम प्रकट होता है, उससे पूछता है कि क्या वो दरवाजा खोलेगा या नहीं। हाथ चुनते हुए बड़ा दरवाजा जादू की तरह चरमराहट के साथ खुल जाता है, सबको हैरान कर देता है। उत्सुक होकर डान सवाल करता है कि वो सिर्फ एक स्पर्श से इसे कैसे खोल सकता है, और काइल जो बातोनी है कहता है कि रे शायद भविष्यवाणी का बच्चा है। ये सुनकर सिल्विया काइल से पूछती है कि वो किस भविष्य की बात कर रहा है, और लाल बालों वाला बेवकूफ उसे सब कुछ बताने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन रे सही समय पर बीच में आता है और काइल को कहता है कि बस बहुत हुआ। जबकि बातूनी शर्मिंदगी से अपना मुंह बंद कर लेता है, हमारा लड़का कहता है कि काइल की मत सुनो क्योंकि उसे सिर्फ हीरो कॉम्प्लेक्स है। इस दौरान रे को इस बातूनी को अपने साथ लाने पर पछतावा हो रहा है। हमारा लड़का फिर दरवाजा खोलता है। अंदर ही अंदर सिल्विया को लगता है कि वो रे से दूर होती जा रही हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, जब उन्हें एक अंतहीन सीढ़ियों का स्वागत मिलता है। सीढ़ियां उतरते हुए मंक रास्ते के बारे में अनजान है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये उन्हें कहाँ ले जाएगा, और सोचता है कि क्या वो स्कूल के नीचे पहुंचेंगे। जबकि मॉली सोचती है कि ये संभव लगता है। काइल उत्सुकता से पूछता है कि देवी कैसी दिखती है, और सबसे पूछता है कि जब वो उससे मिलेंगे तो वो उससे क्या पूछेंगे। मार्था बताती है कि वो देवी को कोमल और सुंदर कल्पना करती है, और काश वो भी वैसी हो सकती। ये सुनकर डैंग तंज कसते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो देवी ही है।
और अपने बयान को सही ठहराते हुए कहता है कि भगवान ने न सिर्फ महाद्वीप की रक्षा की और जादूगरों का नाश किया, बल्कि नाइट्स को शक्ति भी दी, जिससे उसे सवाल उठता है कि एक शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान हस्ती एक लड़की कैसे हो सकती है। बहस करते हुए मार्था एक मजबूत जवाब देती है जो डैन के पुरुष अहंकार को नष्ट कर देता है। जवाब देती है कि उसने सिल्विया के खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं जीती, भले ही वो इतना बड़ा मजबूत आदमी है। जबकि डैन गुस्से में है, सिल्विया उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो लगभग एग्जिट पर हैं। सीढ़ियां उतरते हुए वो आखिरकार महल जैसी जगह पर पहुंचते हैं और वो हैरान हैं, सोचते हुए कि क्या ये जगह पूरे समय जमीन के नीचे थी। एक और दरवाजे से घुसते हुए उनके मन में उस भयानक जगह और वो किस चीज से बनी है के बारे में सवालों की बाढ़ आ जाती है। ये अनुमान लगाते हुए कि ये एक कैथीड्रल है, रे की नजर बीच में एक जादूगर की मूर्ति पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसने इस व्यक्ति को पहले देखा है। दूसरा रास्ता ढूंढते हुए मॉली और डैन को कोई और निकास नहीं मिलता, जबकि मंक सोचता है कि ये एक बंद गली है। तभी सिल्विया रे की नज़र को मूर्ति पर टिका हुआ देखती है और एक मजाक करती है, कहती है कि वो सुंदर है लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति है। हमारा लड़का फिर सिल्विया से पूछता है कि क्या वो जानती है कि ये कौन है, और वो अनुमान लगाती है कि ये देवी है। गहराई से सोचते हुए रे अनुमान लगाता है कि ये अजीब है क्योंकि उसने उसे पहले जरूर देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। कुछ पल बाद मार्था सबको सूचित करती है कि मूर्ति के नीचे खोखला है और गैरी अनुमान लगाता है कि ये एक गुप्त रास्ता हो सकता है। जबकि डैन मूर्ति को धक्का देकर देखने का फैसला करता है। वो हैरान रह जाता है कि वो चीज कितनी भारी है और दूसरों से मदद मांगता है। काइल और गैरी मदद के लिए झुकते हैं और मूर्ति को धक्का देते हैं, लेकिन ये 1 इंच भी नहीं हिलती। उसी पल एक हैरान करने वाली घटना में रे अपना हाथ मूर्ति पर रखता है और जब ड्रैगन सिस्टम उससे पूछता है कि वो दरवाजा खोले या नहीं, तो वो बेहोश हो जाता है। हमारे लड़के को पता है कि ऐसा होने वाला था और इसके साथ गुप्त रास्ता खुल जाता है। रास्ते में प्रवेश करते हुए सभी ये देखकर हैरान है कि ये जगह कितनी सुंदर है, जबकि मंक उत्साहित है कि वो सच में देवी से मिलने जा रहे हैं। चमकदार दीवारों से घिरे हुए सिल्विया हैरानी से पूछती है कि क्या वो दीवारों में जड़े हुए जादुई क्रिस्टल हैं। तभी गैरी ऊपर देखता है और आगे एक बड़ा चमकदार क्रिस्टल रोशनी फैलाता हुआ देखता है। तभी उन्हें समझ आता है और एहसास होता है कि ये भगवान है। जैसे ही विशाल क्रिस्टल से चौंधिया देने वाली रोशनी निकलती है, वो सब विश्वास करते हैं कि ये भगवान है, जबकि डैन ने ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी, थोड़ा निराश महसूस करते हुए, क्योंकि वो ये भी नहीं बता सकता कि ये लड़का है या लड़की। मार्था डैन पर चिल्लाती है, उसे भगवान का अपमान करने के लिए डांटती है। मंक आखिरकार विश्वास करता है कि ये सच में एवरी के नीचे था, जबकि गैरी हैरानी से देखता रहता है, महसूस करता है कि ये सब सच था। अचानक उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है। जब वो हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, इधर उधर होते हैं, उनके अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। जब वो अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने भगवान को गुस्सा दिला दिया है, और काइल इसका दोष डैन पर डालता है कि उसने बेकार की बातें की, और बेचारा डैन माफी मांगता है। सिर्फ रे अपनी जगह पर खड़ा रहता है, और जब वो शक्तिशाली धक्के का सामना कर रहा होता है, तो वो भगवान की शक्ति देखता है और उसे लगता है कि उसकी ची उससे खींची जा रही है। उसी पल ऐसा लगता है कि रे की ची उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है, और उसे एहसास होता है कि ये संस्था उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये उसे दूसरे लोक में या शायद उसके अवचेतन मन में ले जाती है। हमारा लड़का फिर अपने आप को ये देखने के लिए तैयार करता है कि उसके पास क्या है, और उसका अतीत रूप लाल ड्रैगन के रूप में भी प्रकट होता है। तभी रे दुनिया को उसके सबसे अंधकारमय समय में देखता है। ये अनुमान लगाते हुए कि ये भविष्य है, वो देखता है कि बहुत से लोग शैडो की महामारी से संक्रमित हो गए हैं और दुनिया बर्बाद होती दिखाई देती है। अचानक वो अपने प्रकाशन में मॉली को देखता है, जहाँ वो भी शैडो से संक्रमित लगती है, और वो खुद को उसके द्वारा पीठ में चाकू घोंपते हुए भी देखता है। एक झटके में रे जमीन पर गिर जाता है और पता चलता है कि उसे असल में चाकू मारा गया है, जबकि गैरी उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस दौरान हमारा लड़का गंभीर दर्द में दिखाई देता है। शैडो के कब्जे में पता चलता है कि मॉली ने सच में रे को चाकू मारा है, और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो बड़बड़ाती है कि ये आखिरकार काम कर गया और अब उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके साथ मॉली आपे से बाहर हो जाती है जब वो हमारे लड़के को एक बार फिर चाकू मारने वाली होती है, लेकिन गैरी सही समय पर प्रकट होता है और उसे अपनी तलवार से बेहोश कर देता है। बाद में रे बहुत सी गूंजती हुई आवाजों के बीच जागता है, और उसके सभी वाइटल सामान्य सीमा के भीतर हैं, और उसका शरीर ठीक होता दिखाई देता है। डॉक्टर खुद ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसने इस प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन से बचने वाले किसी को पहले कभी नहीं देखा था। वो मानता है कि ये उसकी वजह से नहीं था। ये लाल बालों वाला बच्चा जानवर की तरह मजबूत है। वो अनुमान लगाता है कि वो जल्द ही जाग जाएगा, और कुछ पल बाद राय चिंता से अपनी आंखें खोलता है, पूछता है कि वो कितनी देर तक बेहोश था और क्या सब ठीक है। हॉस्पिटल के निदेशक उसे सूचित करते हैं कि वो कुछ दिनों से बेहोश था, उसे विश्वास दिलाते हुए कि उसके सभी दोस्त ठीक हैं, सिवाय उस लड़की मॉली के। ये सुनकर हमारे लड़के को एहसास होता है कि ये कोई भ्रम नहीं था और मॉली ने सच में रे को चाकू मारा था। इसके बाद डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि रे और उसके दोस्त बड़ी मुसीबत में हैं, कहते हुए कि उसे वर्जित क्षेत्र में कदम रखने से बेहतर पता होना चाहिए था।
जबकि हमारे लड़के को चिंता सता रही है। डॉक्टर आगे खुलासा करता है कि मेन एल्डर ने उसकी सजा पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। उत्सुक होकर रे उसे एल्डर्स के फैसले के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे अभी तक नहीं पता और उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि जो भी आगे होगा वो उसके ठीक होने के बाद ही होगा। जैसे ही डॉक्टर चला जाता है, हमारे लड़के को याद आता है कि वो सच जानने के कितने करीब था और ये कि भगवान के पास उसे बताने के लिए कुछ था जिसके बारे में वो बहुत निश्चित लगता है, पछताते हुए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगला सीन हमें एल्डर्स की बैठक में ले जाता है, जहां वो इस बात पर चर्चा करते दिखाई देते हैं कि उन्हें शुरू से ही सभी लाल बालों वाले स्टूडेंट्स पर ज्यादा सतर्क और गहरी नजर रखनी चाहिए। विनफर्ड फिर चिल्लाता है कि और ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं कि भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाना चाहिए और अगर वो चीज़ों को इसी तरह होने देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये सुनकर एल्डर्स में से एक गिब्बी विनफर्ड को राई का पहाड़ बनाने से रोकने के लिए कहता है, ये स्पष्ट करते हुए कि वो स्टूडेंट्स गार्ड्स को चकमा देकर वर्जित क्षेत्र में घुस गए थे, इसलिए गार्ड्स को स्टूडेंट्स के साथ सजा मिलनी चाहिए। नाइट डेल्बर्ट एल्डर गिब्बी से सहमत लगता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि विनफर्ड की बात में दम है, लेकिन फिर वो समझाता है कि उसका असल मतलब क्या था। बड़बड़ाते हुए वो रेडहेड्स शायद बर्बादी ला सकते हैं, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए ताकि वो गंभीर परिणामों से बच सकें। विनफर्ड को ठंड से घूरते हुए गुस्से में विनफर्ड उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा और जोर देकर कहता है कि उन्हें भविष्यवाणी के बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें सजा देनी चाहिए। मुख्य एल्डर फिर उन्हें जोश में न आने के लिए कहता है और उनमें से किसी को भी अपनी भावनाओं पर काम नहीं करना चाहिए। वो फिर सबको याद दिलाता है कि रे शायद भविष्यवाणी का बच्चा है और इसलिए उसने उन सबको यहाँ इकट्ठा किया है। मुख्य आगे समझाता है कि दुनिया संतुलन में लटकी हुई है, इसलिए उन्हें इससे सावधानी से निपटना होगा। तभी एल्डर्स में से एक बोल पड़ता है, हमें बचाने के लिए एक बच्चे की कब जरूरत पड़ी, जबकि दूसरा एल्डर उसे बीच में रोकते हुए याद दिलाता है कि कैसे इन बच्चों ने मोराम से लड़ा था जब वो सिर्फ एक छोटा सा राज छुपाने के लिए छिपे हुए थे, जबकि वो बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इस दौरान एक एल्डर कहता है कि रे उनके लिए सबसे जरूरी बच्चा है, इसलिए उन्हें उसे एकेडमी में रखना चाहिए और विनफर्ड बीच में आकर पूछता है कि दूसरे बच्चों का क्या। उसी पल मुख्य एल्डर कहते हैं कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हें एकेडमी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। एकेडमी जजमेंट हॉल में इस कार्य में शामिल सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है और एल्डर घोषणा करते हैं कि उन्होंने वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करके नियमों के उल्लंघन पर चर्चा की है और निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट करते हैं। मुख्य एल्डर रे टैलन को बुलाते हैं, कहते हुए कि उसे प्रोबेशन की सजा दी जाएगी, लेकिन बाकी सबके लिए वो उन्हें एवन से निकाल देते हैं। ये सुनकर बच्चे हक्के भक्के रह जाते हैं और तुरंत अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। एल्डर्स को याद दिलाते हैं कि उन्होंने एकेडमी की रक्षा के लिए लड़ा है और ये बिल्कुल अनुचित है। सिल्विया भी अपने बचाव में आती है। वो साफ करती है कि अगर एकेडमी इस फैसले पर अडिग रहती है तो हार्ट परिवार इस फैसले के खिलाफ खड़ा होगा। तभी एल्डर वॉन उसके पक्ष में आते हैं और मुख्य को समझाने की कोशिश करते हैं कि हार्ट परिवार बहुत प्रभावशाली है। ऊपर से ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन्हें विद्रोहियों के खिलाफ बचाव में मदद की थी, सिर्फ बेकार की बातें करने के लिए अपनी नाक घुसाते हुए। एल्डर गिब्बी टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि जिस जगह उन्होंने कदम रखा वो सख्ती से वर्जित है, स्पष्ट करते हुए कि सिर्फ एल्डर्स को प्रवेश का अधिकार है और कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी परिवार से हो। एक दुष्ट नजर से गिब्बी रे को निशाना बनाता है और जोश से उसका अपमान करता है, बड़बड़ाते हुए कि किसी खास को कुछ विशेष सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि हर कोई संभवतः भविष्यवाणी का रेडहेड नहीं हो सकता, रे को उसके दोस्तों के सामने एक्सपोज करते हुए। ये सुनकर रे की आंखें गुस्से से भड़क उठती हैं, जब उसका शरीर गुस्से से जलता है, अपनी मुट्ठी भींचता है जैसे कि वो गिब्बी को किसी भी पल पीट देगा। इससे पहले कि पल गंभीर हो, एल्डर वॉन बीच में आते हैं और सहमत होते हैं कि नियम का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। एल्डर गिब्बी की हर बात से सहमत होते हुए नीचे उतरते हुए एल्डर वॉन स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि कैसे गिब्बी ने कहा कि सिर्फ एल्डर्स ही विशेष अनुमति के बिना वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। तभी वॉन एक यूनो रिवर्स मारता है और एक दिमाग हिला देने वाला प्लॉट ट्विस्ट होता है, जब वो एक एल्डर के रूप में अपने पद को त्यागने और इसे नौजवान गैरी ब्लू ब्लड को सौंपने की घोषणा करते हैं, जबकि डेल्बर्ट और दूसरे हक्के भक्के रह जाते हैं और सख्त विरोध करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्लॉन्ड लड़के को एक किस्मत का झटका या किस्मत का मोड़ मिलता है और अब उसे एल्डर गैरी के नाम से जाना जाएगा। गिब्बी सोचता है कि वैन कुछ बच्चों को बचाने के लिए पागल हो गया है और दूसरे एल्डर्स भी वही सोचते हैं, इसे पागलपन कहते हैं। एक एल्डर कहता है कि एल्डर्स एकेडमी के रहस्यों को इस कारण रखते हैं, ये एक ऐसा पद नहीं है जिसे इतनी आसानी से दिया जा सकता है। तभी मुख्य एल्डर वॉन के साथ सहमत होते हैं और वो दृढ़ रहते हैं, कहते हुए कि नियमों के अनुसार अगर कोई भी एल्डर
एल्डर अपना पद अकेडमी में किसी को सौंपना चाहता है तो उन्हें सिर्फ मास्टर नाइट्स की मंजूरी की जरूरत है। मैन फिर गैरी का नाम पूछता है और घोषणा करता है कि वो एल्डर का पद गैरी ब्लू ब्लड को सौंपेगा। मास्टर नाइट्स से अपना फैसला सुनाने के लिए आंखों में गुस्से की आग लिए डेल्बर्ट गुस्से से फटने वाला लगता है और साफ साफ कहता है कि ये बेहुदा है, और आगे कहता है भले ही ये एक एल्डर की इच्छा हो, कोई भी इसे सहमत नहीं होगा। लेकिन विनफर्ड उसकी बात काटता है और एल्डर वॉन के फैसले को मंजूर करता है, जबकि डेल्बर्ट विनफर्ड से बहस करता है कि वो कैसे एक देहाती किसान को एक एल्डर बनने देता है। सर के आग में घी डालता है और सहमत हो जाता है, एक मौत की नज़र देते हुए। डेल्बर्ट इसे अच्छी तरह से नहीं लेता। तभी महिला मुख्य नाइट इसे मंजूर करने से इनकार कर देती है, ये साबित करते हुए कि एक एल्डर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर वो मनमानी से फैसला कर सकता है। वॉन से माफी मांगते हुए क्योंकि वो इसकी इजाजत नहीं दे सकती। फिर डेल्बर्ट आखिरी मास्टर नाइट बर्नार्ड से पूछता है, उम्मीद करता है कि वो असहमत होगा, लेकिन फिर विनफोर्ड उसके पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि इन बच्चों ने हमारी सबसे अंधेरी घड़ियों में मदद की थी। लड़ाई में उनकी बहुत से दोस्त मारे गए, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। भावुक होकर विनफोर्ड कहता है कि हमें सिर्फ उनका कर्ज चुकाना है। एक तनावपूर्ण पल सामने आता है जब सभी बर्नार्ड के बोलने का इंतजार करते हैं और वो आदमी आखिरकार वैन के फैसले के पक्ष में बोल पड़ता है। डेल्बर्ट फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर घुमाता है, बड़बड़ाते हुए कि ये पूरी तरह से मूर्खता है। उसके बाद मुख्य एल्डर कहते हैं कि क्योंकि वैन ने पद गैरी ब्लू ब्लड को सौंप दिया है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरों को दी जाएगी। तभी गैरी अपना हाथ उठाता है और अपनी एल्डर्स की सीट डैन को सौंप देता है। मास्टर नाइट से पूछता है कि क्या वो सहमत हैं। 3 मास्टर नाइट्स कैडन, विनफर्ड और बर्नार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के इससे सहमत हो जाते हैं, जिसे डेल्बर्ट और महिला नाइट गुस्से से दांत पीसते हैं। अब क्योंकि गैरी ने अपना पद डैन को सौंप दिया है तो मुख्य घोषणा करते हैं कि उसे भी सजा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह डैन अपनी सीट मॉन्क को सौंप देता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक सिल्विया तक नहीं पहुंच जाता। इस दौरान रे के दिमाग में एक संदेह पैदा होता है जब वो एल्डर गिबी को देखता है, सोचते हुए कि वो बूढ़ा आदमी वैन के अपनी सीट सौंपने के बाद शांत क्यों हो गया और बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं किया, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मार्था वुडवर्क के अपनी सीट सिल्विया हार्ट को सौंपने के बाद इस तरह किसी को सजा नहीं मिलती, और क्योंकि चीजें इस तरह से खत्म हुई हैं, मुख्य एल्डर के पास कोई विकल्प नहीं बचता। निष्कर्ष निकलते हुए कि ये सब नियमों के अनुसार है और इस हास्यास्पद नाटकीय स्थिति को यहाँ खत्म करते हैं। जल्दबाजी में सिल्विया एल्डर की सीट फिर से गैरी को सौंपने वाली होती है। एल्डर वॉन उसे इसी जाने देने के लिए कहता है, ये खुलासा करते हुए कि एक बार जब एक एल्डर की सीट किसी और को सौंप दी जाती है तो वही व्यक्ति इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके द्वारा एल्डर सिल्विया को एवरी अकेडमी के 6 एल्डर्स में से एक के रूप में घोषित करते हैं और बेचारी लड़की लाल हो जाती है, अचानक लेकिन चौंकाने वाले घटनाक्रम से डर जाती है। डॉम में सभी पहले हुई घटना के बारे में हंगामा करते दिखाई देते हैं और हो एल्डर वॉब ने ये चुनाव भी बहुत आराम से किया। मार्था डैन से बहस करती है, पूछती है कि क्या वो सहमत नहीं है कि सिल्विया एक एल्डर के लिए बेहतर है, और सोचती है कि वो ठीक रहेगी। लेकिन नैन जवाब देता है कि वो बुढ़े आदमी सिल्विया से 10 गुना बड़े दिखते हैं और उससे लड़ना जारी रखता है। तभी सिल्विया उन्हें रोकने आती है और मार्था अपनी बात पर अड़ी रहती है, ये साबित करते हुए कि उन सबको निष्कासन से छूट मिल गई थी और अब जब सिल्विया एक एल्डर है तो चीजें बेहतर दिशा में जा सकती हैं। विरोध करते हुए गैरी बीच में आता है और अपनी राय व्यक्त करता है, कहते हुए कि एक अकेले एल्डर की सीट इतना कुछ नहीं बदलने वाली है, लेकिन वो मानता है कि अगर एल्डर वॉन उनके लिए खड़े नहीं होते तो उन सबको अकेडमी से निकाल दिया गया होता। गैरी फिर उन्हें याद दिलाता है कि कैसे मौली महामारी से संक्रमित थी, विश्वास करते हुए कि अकेडमी में कुछ गड़बड़ है, जिससे उसे ये भी संदेह होता है कि एल्डर्स के बीच प्योर ब्लड गिल्ड या डार्क ब्लड गिल्ड के सदस्य भी हो सकते हैं। उसी पल मंक उन्हें बताता है कि सबकी नज़र उन पर है, इसलिए वो उन्हें जल्दबाजी में काम न करने की सलाह देता है, ये अनुमान लगाते हुए कि अगर चीजें सच में वैसी हैं जैसा गैरी ने अनुमान लगाया है तो सिल्विया सबसे ज्यादा खतरे में है। बिस्तर पर लेटे हुए राय कहता है कि अब जब बुढ़ा आदमी वॉन चित्र से बाहर है तो कोई भी एल्डर नहीं है जो स्टूडेंट्स के विरोध के पक्ष में हो। अधिकतम वो तटस्थ हैं और विश्वास करते हैं कि एक बाहरी होने के नाते सिल्विया को निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान डैन और मार्था स्थिति के बारे में चिंता करते हैं। हमारा लड़का दूसरी तरफ मुड़ता है और साफ करता है कि वो आज के बारे में कुछ नहीं कर सकते और चिंताओं को कल के लिए छोड़ देते हैं, जबकि काइल ने सोचा था कि उसने एक योजना बनाई है। गैरी कहता है कि राय के पास पहले से ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ था, सबको अभी आराम करने के लिए कहता है। अपने दिमाग में राय को समझ आता है कि गिबी वॉन के अपनी सीट सौंपने के बाद शांत क्यों हो गया था, निष्कर्ष निकलते हुए कि उसने शायद सोचा था कि सिल्विया को तोड़ना आसान होगा। फिर भी आर्ची सोचता है कि दिन पूरी तरह से बेकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाया कि एल्डर्स और मास्टर नाइट्स अपनी रायों में पूरी तरह से एकजुट नहीं है, जिससे वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये उसके लिए क्रिम्सन विंग्स के प्रभाव को फैलाने का एक मौका हो सकता है। आधी रात को हम कुछ अजीब हरकत करते हुए देखते हैं जो राय के डॉम में रेंगता हुआ आ रहा है। वो चीज़ एक काला साया लगता है जो राय के सोते समय उस पर चढ़ जाता है।
भयानक साया उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और आवाज़ बड़बड़ाती है कि उसने उसे ढूंढ लिया। अचानक साया उसके शरीर को जकड़ने लगता है, जबकि हमारा लड़का अपनी नींद में संघर्ष करता है। अजीब तरह से एक लड़का जो इस साये से घिरा हुआ है राई से भागने के लिए कहता है, और तभी हमारा लड़का झटके से अपनी आंखें खोलता है, डर से चिल्लाने लगता है जब वो अपने सामने एक साया देखता है। तभी डॉर्म रूम में सभी जाग जाते हैं और हैरानी से राय को देखते हैं, जो डर से झटके से उठता है। राय पर साय की महामारी का हमला होता है और जब वो विरोध करने की कोशिश करता है तो उसके दोस्त आते हैं और उससे लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही गैरी उस पर हमला करने वाला होता है, हमारा लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसकी जगह उससे टकरा जाता है। खुशकिस्मती से उसे कायल बचा लेता है। सिल्विया उस पर हमला करती है और साय के अंदर एक इंसान देखती है जब वो डॉम से बाहर भागता है, जबकि स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हंगामा सुनकर विनफ्रेड सर के साथ आते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है और पूछते हैं कि क्या वो सब ठीक है। सिल्विया उसे बताती है कि राय पर हमला हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी उसे चोट नहीं आई। के ने उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन राय ने कबूल किया कि वो नहीं बता सकता कि वो कौन था। विनफ्रेड नाइट को ऑर्डर करता है कि इस इंसिडेंट के बारे में फॉरेन एल्डर्स को रिपोर्ट करें और 2 टीम्स गुनहगार को ढूंढने के लिए भेजें। साथ ही एक टीम को डॉर्म रूम्स के बाहर पेट्रोल पर रखें ताकि स्टूडेंट्स सेफ रहें। दूसरी तरफ राय सोचता है कि उसने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज से वो समझ गया था कि वो उसके पॉप्स थे। डॉम से बाहर आकर विनफ्रेड को लगता है कि मामला उनकी सोच से भी ज्यादा बिगड़ सकता है। स्टूडेंट्स ने घुसपैठिया जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से वो कोई आम इन्फेक्टेड इंसान नहीं बल्कि एक शैडो वॉरियर था। उसे ये भी एहसास होता है कि फ्रंटलाइन पर भी हालात गंभीर हो रहे हैं। विनफ्रेड सिचुएशन को लेकर टेंशन में आ जाता है, खासकर उस रिपोर्ट के बाद जिसमें बताया गया था कि एक प्लेटून को शैडो बीस्ट ने घेर लिया है। कि उससे इस घटना पर उसकी राय पूछता है और वो सोचता है कि अकेडमी अब बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब किस पर भरोसा करें। इसके साथ ही वो इंतजार करने और देखने का फैसला करते हैं कि आगे क्या होता है। बाद में रात को राइट हद पर जे को बुलाता है और जे हैरान होता है कि उसने इतनी रात को क्यों बुलाया। वो उसे कहता है कि जुड़वा भाइयों को बता दे कि अब से वो क्रिम्सन विंग्स को ज्वाइन करने के लिए किसी भी भरोसेमंद इंसान को इनवाइट कर सकते हैं। फिर वो उसे अपनी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार भी देता है, क्योंकि वो चाहता है कि क्रिम्सन विंग्स जल्दी से स्ट्रांग बने। हमारा लड़का कहता है कि उसे एक रेवोल्यूशन के लिए काफी पावर की जरूरत है। सुबह पुराने एल्डर वॉन के ऑफिस में हम सिल्विया और उन्हें शैडो वॉरियर के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां वो वॉन को बताती है कि उसे नहीं पता कि शैडो वॉरियर क्या है। वो उससे कहता है कि उनके बारे में ना जानना नॉर्मल है, क्योंकि वो बहुत रेयर हैं और उसने अपनी जिंदगी में उन्हें कुछ ही बार देखा है। शैडो वॉरियर्स असल में साय की महामारी द्वारा कंट्रोल किए गए हथियार होते हैं। वो उन लोगों जैसे नहीं होते जो एलिक्सिर से इन्फेक्ट होते हैं। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है और प्लेग से इन्फेक्ट होने के 1 साल के अंदर नहीं मरता, तो उनका होश प्लेग ले लेती है और वो उसके कठपुतली बन जाते हैं। भूत की तरह घूमने के कारण उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, जो उन्हें नेचुरल असैसिन्स बनाता है। और उनके शरीर साय की एक परत से ढके होते हैं, जिससे उन पर किसी भी खतरे का असर नहीं होता। सिल्विया के अनुसार अगर ऐसी बात है तो वो रेयर होने चाहिए और वो किसी गैर जरूरी काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। एल्डर वॉन उसकी बात से सहमत होते हैं और सोचते हैं कि राय उनके निशानों में से एक है, क्योंकि ये पक्का है कि वो प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। वो एक और जरूरी चीज के बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हुए कि शैडो वॉरियर शायद गॉड्स के पीछे है। सिल्वरी बालों वाली लड़की जोश में आ जाती है और भूल जाती है कि वो अब एक एल्डर भी है, जबकि वॉन उसे शांत करता है और विश्वास दिलाता है कि दूसरे एल्डर्स को घटना के बारे में पहले से ही पता है और उन्होंने शायद शैडो वॉरियर के मकसद का अंदाजा भी लगा लिया होगा। हालांकि अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे उसे हैरानी होती है कि क्या एल्डर्स का अपना कोई छिपा हुआ प्लान है, लेकिन वान उसके फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहता। इसलिए वो उसे सलाह देता है कि वो जिन लोगों पर भरोसा करती है उन्हें इकट्ठा करे, क्योंकि एक से भले 2, तो वो जो भी प्लान करे उसे सपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जब सिल्विया और वैन ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, एक जानबूझकर की गई दस्तक उनका ध्यान भंग करती है और पता चलता है कि रे यहाँ मिलने आया है। रे को यहाँ देखकर बुढ़ा आदमी ये कहकर वहां से निकल जाता है कि उसे मुख्य एल्डर से मिलने जाना है और उनसे बात करनी है। जाते हुए वो रे को कहता है कि जब उसके पास टाइम हो तो वो उसे मार्शल आर्ट्स क्लब में मिले, क्योंकि उसे अभी भी उसे बहुत कुछ सिखाना है। उसके जाने के बाद हमारा लड़का सिल्विया के पास जाता है और वो हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे आया, और वो कहता है कि उसे शहर छोड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए। उसे समझाने की कोशिश करते हुए कि कल ही उस पर हमला हुआ था और लोगों की नज़र अभी भी उस पर है। सिल्विया को नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। वो उस पर जोर देता है, कहते हुए कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए और कैनिमरॉन का शिकार करने की ज़रूरत है, और यहाँ रुकना वैसे भी उसकी जान को खतरे में डालेगा। उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाते हुए वो एकदम बेबस टोन में बात करता है, जिससे वो घबरा जाती है और इस शर्त पर मान जाती है कि उसे सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा। उसे धन्यवाद देते हुए
उसे ऐसा करने में बुरा लगता है, लेकिन उसे अपने पिता को किसी और के ढूंढने से पहले ढूंढना है। फिर हमें पता चलता है कि रे असल में यहाँ सिल्विया को क्रिम्सन विंग्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन उसने उसके और एल्डर वॉन के बीच की बात सुन ली और पता लगा लिया कि पॉप्स यहाँ गॉड के लिए आए थे। वो फिर शहर छोड़ देता है, और क्योंकि अंडरग्राउंड एरिया में सख्त पहरा होगा, शहर में जाने का एक ही रास्ता है, शहर की बाहर वाली गुफा। ऑफिस में सिल्विया चिंता में रह जाती है। जब एल्डर वॉन वापस आते हैं तो पाते हैं कि रे पहले ही जा चुका है और वो उनसे मदद मांगती है। वो उनसे जेल में तैनात कुछ गार्ड्स को दूसरी जगह भेजने के लिए कहती है, ये सोचते हुए कि उसके पास पहले से ही एक प्लान है। सिल्विया बताती है कि अगर शैडो वॉरियर गॉड को निशाना बना रहा है तो उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और उसे फंसाना चाहिए। हालांकि वो सोचती है कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या वो उसे मार पाएंगे। बुढ़ा आदमी कहता है कि ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। इसके साथ वो अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है और वैन से उन्हें शैडो वॉरियर को मारने का तरीका सिखाने के लिए कहती है। वो सोचती है कि वो हमेशा रे द्वारा प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी है, और अब जबकि वो एक एल्डर है, उसे सबकी रक्षा करनी होगी। Point for the red team. Watch out! Watch out! Cover me. Watch out! Watch out! Killing spree for the red team. The red team's streak has just been terminated. The red team is in the lead. Watch out! Watch out! Reloading. Watch out! Watch out! Killing spree for the red team. Cover me. Red team Watch is out. about to win. Be careful.
You're losing the game. Watch out!